अध्याय 7। सुखदेव। सुना था दल में कोई व्यक्ति है जिसका नाम है विलेजर। एक दिन जब भगत सिंह की चिट्ठी लेकर विलेजर बगैर नोटिस के डीएवी कॉलेज कानपुर में मेरे कमरे में आ धमका तो उनके बारे में मैंने अपने दिमाग में जो नक्शा बना रखा था वह गलत था। मैंने सोचा था विलेजर शायद गांव का रहने वाला कोई नौजवान किसान होगा, निरक्षर या कम पढ़ा लिखा, लेकिन जिस्मानी तौर पर तगड़ा व्यक्ति, जिसके चेहरे पर गांव के कठिन परिश्रम ने अपने निशान बचपन से ही अंकित कर दिए होंगे। रंग भी साफ तो नहीं होगा, लेकिन जब सरदार का पर्चा मेरे हाथों में देकर विलेजर बेतकल्लुफी से मुस्कुराया तो मुझे उसके बारे में अपनी अधिकांश धारणाएं बदलनी पड़ी। तो साधारण डील डोल गोरा चिट्टा रंग, निहायत खूबसूरत घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी तैरती हुई आंखें, खोई खोई आकृति, मुलायम चेहरा। विलेजर और कुछ भी हो, गांव का किसान नहीं है, यह मैंने पहले ही मुलाकात में भांप लिया। वह मेरे कमरे में कई दिन रहा। इसी बीच एक दिन के लिए भगत सिंह भी आया और तब पता चला कि विलेजर का असली नाम सुखदेव है। सुखदेव छोटी छोटी बातों पर ठाका लगाकर हंस पड़ता था। कभी कभी अगर दूसरा कोई उसकी हंसी में योग भी ना दे तो भी वह अकेले ही हंसते हंसते लोटपोट हो जाता था। उसने इस हंसी का पहला प्रदर्शन दिया मेरे पार्टी नाम पर। मेरे दल का नाम प्रभात था। वह नाम सुनते ही हंस पड़ा और इतना हंसा कि बेदम हो गया। जब उसकी हंसी का प्रभाव कुछ कम हुआ तो मैंने पूछा, आखिर इसमें इतना हंसने की कौन बात थी? साले काम करेगा क्रांतिकारियों का और नाम रखेगा कवियों जैसा। कोई कविता सुनाने की फरमाइश कर बैठा तो बगले में झांकता फिरेगा। राम प्रसाद, श्याम नारायण, लालता प्रसाद, यह सब नाम क्या मर गए थे? इतना कहकर वह फिर लोटपोट हो गया। मैंने कहा, यह तो पार्टी के अंदर का नाम है, बाहर का नाम है प्राणनाथ। किसी लौंडिया से सबाका पड़ा तो नाम लेने के बजाय प्राणनाथ जी से चप्पलों से बातें करेंगी। आंखें नचाते हुए उसने कहा, कब्ल इसके कि वह फिर हंसना शुरू कर दे। मैंने कहा, और तीसरा नाम है हर नारायण। हाँ, यह नाम ठीक है, उसने कहा, और देख बाहर हर नारायण ही चलेगा और अंदर के लिए प्रभात मान लेता हूँ, लेकिन तुझे प्राणनाथ कहने के बजाय तो मैं गोली मार लेना पसंद करूंगा। इसके बाद वह ऐसा खामोश हो गया मानो किसी ने उसकी हंसी पर अचानक ब्रेक लगा दिया हो। हंसते हंसते अचानक गंभीर हो जाना उसका स्वभाव था। जोर से हंसते समय उसके हाव भाव में एक बचकानी मासूमियत सी आ जाती थी, और हंसते हंसते जब वह अचानक खामोश हो जाता तो एक अजीब खोयापन उस पर हावी हो जाता, मानो वह किन्हीं गहरे विचारों में डूब गया हो। लगता जैसे कोई गहरा विषाद उसके अंदर ही अंदर कुरेद रहा हो। बातों और समस्याओं पर दिल ही दिल में घंटों अकेले सोचते रहना भी उसका स्वभाव था। और सबसे खतरनाक थी उसकी मुस्कुराहट, जिसके पीछे शरारत के साथ साथ हर चीज पर नफरत भरा व्यंग साफ साफ उभर आता था। समाज की कुरीतियों, रूढ़ियों, राजनीतिक मतभेदों के प्रति गहरी उपेक्षा और विद्रोह का प्रतीक थी उसकी मुस्कुराहट। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी असफलताओं के आघात को भी वह अपनी मुस्कुराहट की उपेक्षा में डुबो देता। एक बार लाहौर बोर्स्टल जेल में भूख हड़ताल के सिलसिले में हम लोगों की पिटाई चल रही थी। डॉक्टर हमें जबरदस्ती दूध पिलाना चाहता था, लेकिन एक एक को काबू में करने का काम था जेल अधिकारियों का। जेल का बड़ा दरोगा 12-15 तगड़े सिपाही और कैदी लिए एक एक को कोठरियों से अस्पताल पहुंचाने में व्यस्त था। सुखदेव की कोठरी खुलवाई, खुलते ही सुखदेव तौर की तरह निकल भागा। 10 दिन के अनशन के बाद भी उसने ऐसी दौड़ लगाई कि अधिकारी परेशान हो गए। 10 दिन का भूखा आदमी भी इतना दौड़ सकता है, इसकी उन्हें आशा नहीं थी। बड़ी कठिनाई से जब वह काबू आया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। किसी को मारा, किसी को गुदगुदाया, किसी को काट खाया। इन सब बातों से दारोगा बेहद चिढ़ गया था। डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसने सुखदेव की खूब मरम्मत करवाई। वह मार खाता गया और दरोगा की ओर देखकर उपेक्षा के भाव से मुस्कुराता रहा। सुखदेव की शरारत भरी मुस्कुराहट से दरोगा और भी चिढ़ गया। जब कैदी और सिपाही उसे टांग कर अस्पताल ले चले तो उसने टांगे फटकारनी शुरू कर दी। जो कैदी सुखदेव की टांगे पकड़े था
उसके बिल्कुल पास आकर हंटर से धमकाते हुए दरोगा ने उसे ठीक से पकड़ने का आदेश दिया। दरोगा को अपने इतने पास देखकर सुखदेव ने जोर के झटके से एक टांग छुड़ा ली और उससे दरोगा के सीने पर इतने जोर का धक्का दिया कि बेचारा 2 कदम पीछे जा गिरा। देखने वालों का ख्याल था कि इसके बाद सुखदेव पर बेहद मार पड़ेगी, लेकिन दरोगा झेप मिटाने के लिए ठीक तरह से ले जाने का आदेश देकर वहां से चला गया। सुखदेव नफरत भरी निगाह से मुस्कुराता रहा। आते ही मेरे नाम को लेकर उसने जो नाटक किया, उससे पहले ही दिन से हम दोनों में काफी बेतकल्लुफी हो गई। वह मेरे कमरे में 4-5 दिन रहा। एक संगठनकर्ता के नाते भगत सिंह की अपेक्षा सुखदेव मुझे कहीं अधिक जचा। दल की और दल के साथियों की बहुत सी ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताएं थी जिनकी ओर भगत सिंह का कभी ध्यान भी नहीं जाता था, लेकिन सुखदेव उन पर घंटों सोचता और विस्तार से उनका हिसाब रखता। सही मानी में अगर भगत सिंह पंजाब पार्टी का राजनीतिक नेता था तो सुखदेव उसका संगठन करता था। एक एक ईंट रखकर इमारत खड़ी करने वाला। जहां एक तरफ पहले दिन की मुलाकात में ही सुखदेव की हंसी और उसकी आंखों के गहरे तीखेपन का मुझ पर असर पड़ा, वहां दूसरी तरफ उसकी बेडोल पोशाक देखकर हंसी भी आई। उसने मैले उछले अलीगढ़ी पायजामे पर उससे भी मैला खादी का ढीला ढाला कुर्ता पहन रखा था। कुर्ते के सारे बटन खुले हुए थे और वह गले से खिसक कर दाएं कंधे को नंगा छोड़ता हुआ बखौरे पर उतर आया था। सिर पर लाला लोगों की गोल टोपी थी जिसके किनारे आधी दूर तक तेल और धूल के परत खाकर मोम जामा जैसे लग रहे थे। पैरों में बहुत कीमती काले रंग का बूट जूता था। अपने शरीर, रहन सहन और पहनावे के बारे में उसे दूसरों का हस्तक्षेप गवारा न था, इसलिए जैसे ही मैंने उसे उपरोक्त पोशाक के लिए टोका तो वह चिढ़ गया। मैं किसी साले के यहाँ शादी करने नहीं आया हूँ। तुझे मेरी पोशाक अच्छी ना लगती हो तो आंखें बंद कर ले, उसने जवाब दिया। लेकिन दल के नाम पर जब उसे समझाया कि यहाँ लोग इस प्रकार की पोशाक नहीं पहनते तो वह मान गया और जब तक रहा साफ धोती और कमीज पहनता रहा, टोपी भी नहीं लगाई। जैसा ऊपर कह आया हो, सुखदेव का दल के अंदर का नाम विलेजर था। यह नाम उसके इसी गवारों जैसे ऊल जलूल व्यवहार के कारण ही दिया गया था। स्वभाव जैसे जिद्दी होने के कारण उपयुक्त या उससे मिलते जुलते पहनावे को काफी दिनों तक उसने अपनी साधारण पोशाक बनाए रखा। 1928 में कानपुर से फरार होकर जब मैं पंजाब पहुंचा तो काफी दिनों तक अमृतसर में सुखदेव के साथ रहने का मुझे अवसर मिला। यहाँ भी उसका यही पहनावा चल रहा। टोपी खिसक कर सिर के पीछे भाग पर जा टिकी थी और पैरों में कीमती जूतों की जगह फटे हुए पुराने देसी जूतों ने ले ली थी, जिसे वह जूते के बजाय चप्पल के तौर पर ही इस्तेमाल करता था। सवेरे से शाम तक इसी पोशाक में वह अमृतसर के चक्कर लगाया करता था। एक दिन दोपहर को वह कहीं से घूम कर आया। मैं उस समय एक उपन्यास समाप्त कर रहा था। पुस्तक छीनकर एक तरफ फेंकते हुए उसने कहा, क्या सारा दिन घर में घुसे बैठे रहते हो? यहाँ कौन तुम्हें पहचानता है? चलो कहीं घूम कर आए। गर्मियों के मौसम में दोपहर के समय घूमने का प्रस्ताव भी सुखदेव ही कर सकता था, लेकिन जब एक बार यह कीड़ा उसके दिमाग में घुस गया तो फिर उससे जान छुड़ाने का कोई सवाल ही ना था। लाख मिन्नतें की उपन्यास बड़ा रोचक है, कुछ ही सफ़े रह गए हैं, समाप्त कर लूं फिर चलूंगा। लेकिन उसने एक ना सुनी। क्या करता, मैं जैसे बैठा था वैसे ही उठकर उसके साथ चलने लगा। उसने जिद की कि पंजाबी पोशाक में निकलूं। सुखदेव जहां अपने शरीर के बारे में बिल्कुल उदासीन था, वहां अपने साथियों को खिलाने और पहनाने में उसे बड़ी खुशी होती थी। वह मेरे लिए एक बहुत अच्छी नई सलवार ले आया था, साथ में पंजाबी नुमा लंबी कमीज, कोट, कुल्ला, पगड़ी और एक बढ़िया जूता भी खरीद लाया था। इस बारे में सुखदेव भगत सिंह से बिल्कुल उल्टा था। भगत सिंह अपना शौक, अपना खाना पीना, अपनी पोशाक के सामने दूसरे साथियों की आवश्यकताओं की बात बहुत कम सोचता था। इसके विपरीत सुखदेव अपने साथियों के शौक और उनकी आवश्यकताओं के सामने अपनी बात बहुत कम सोचता था।
सुखदेव के आग्रह से मैंने उसकी लाई हुई पोशाक पहनी। उसने अपने हाथ से पगड़ी ठीक की, फिर दूर हटकर निरीक्षण किया। हाँ, अब तुम पंजाबी लगते हो, चलो तुम भी कपड़े बदल लो, मैंने आग्रह किया। चल चल, आया है बड़ा गार्जियन बनकर। मैं कपड़े अपड़े नहीं बदलता, लेकिन मेरी इस पोशाक के साथ तुम्हारा इन कपड़ों में चलना कहाँ तक ठीक होगा? लोग समझ लेंगे कि मैं तेरा नौकर हूँ, बस। और उसने मेरी एक ना सुनी। सुखदेव को बेले के फूल और उसके हार बेहद पसंद थे। एक मंदिर के सामने हार बिकते देखकर उसने 2 हार खरीदे। एक अपने गले में डालकर दूसरा हार मेरी ओर बढ़ा दिया।